इब्न बतूता यहाँ एक स्रोत से बताता है, यहाँ इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के बाजार में संगीत या दौलताबाद के बाजार के विवरण के एक अंश को दिया जा रहा है यहाँ पर, और वो बताता है यहाँ पे कि इब्न बतूता कहता है कि दौलताबाद का जो बाजार था उस बाजार में संगीत के लिए एक निश्चित स्थान होता था। पुरुष और महिला गायकों के लिए बाजार है, जिसे इस बाजार को ताराबबाद कहते हैं। मतलब दौलताबाद में स्त्री और पुरुषों के संगीत के लिए एक बाजार है जिसको ताराबबाद कहते हैं। इस बाजार को किस प्रकार से तैयार किया गया है, यहां पर इब्न बतूता कहता है इसमें यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यानी ताराबबाद जो है गायकों के लिए जो बाजार था वो सबसे विशाल और सबसे सुंदर बाजारों में से एक है। आगे वो क्या कहता है, यहां बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं। ताराबबाद या संगीत का जो बाजार है, यहाँ बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं। इन दुकानों का एक दरवाजा जो होता है वो दुकान मालिक के आवास में खुलता है। मतलब जो दुकान मालिक होता है उस दुकान मालिक के घर में जाकर के उसके आवास में उसका एक दरवाजा खुलता है। दुकान को अच्छी अच्छी विभिन्न प्रकार की कालीनों से सजाया जाता है। साथ ही साथ दुकानों के मध्य में एक झूला डला होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार की साज सज्जा से युक्त एक गायिका बैठती है। उस गायिका को उसकी साथी गायिका या दासियां उसको झूला झुलाती, उस दुकान पर में जो बैठी हुई है झूले पर उसको वो झुलाती हैं। सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से वो सजी हुई होती है और उसकी सेविका उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसे में कालीन बिछाए गए और बाजार के बीचों बीच एक गुंबद बना हुआ है जिसमें कालीन बिछाए गए, वो भी रंग बिरंगे, जिससे कि उसकी शोभा में चार चांद लग जाए। यहां प्रत्येक गुरुवार को सुबह की इबादत का मतलब होता है प्रार्थना, तो प्रत्येक गुरुवार को सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। जो भी संगीतकार होते हैं उनके प्रमुख अपने सेवकों के साथ यहां पर आकर के स्थान ग्रहण करते हैं इसी गुंबद में। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत प्रस्तुत करती हैं। जो भी गायिकाएं होती हैं जो कि झूले पर बैठी हुई होती हैं वो आती हैं, एक के बाद एक आती हैं और सूर्यास्त के गीत सुनाती हैं। साथ ही साथ वो नाचती भी हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं और इसके बाद जो वहां लोग आए थे देखने के लिए संगीतकार, वो बाद में वो चले जाते हैं वहां से। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं और अगर इबादत की बात की जाए तो वहां इबादत के लिए मस्जिदें भी बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था, जब भी कोई हिंदू शासक बाजार से गुजरता था तो वो अपने रथ से या अपने सवारी से नीचे उतरता था और गायिकाएं उसके समक्ष गाना प्रस्तुत करती थी। जो भी गायिकाएं होती थी वो उनके समक्ष, हिंदू शासकों के समक्ष गाना प्रस्तुत करती थी, साथ ही साथ वो नृत्य भी दिखाती थी। यहां तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। कई मुस्लिम शासक भी वहां से गुजरते थे तो उन गायिकाओं के पास जाते थे, गायिकाएं उनके सामने भी अपना संगीत, अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। आपके विचार में इब्न बतूता ने भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 से आज हम इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, यात्रियों के नजरिए से पाठ के अंतर्गत इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, इसके शीर्षक के अंतर्गत हम देखेंगे इब्न बतूता भारत आया था और ये मोरक्को का रहने वाला था। जब ये भारत आया तो इसने अनजाने को जानने के लिए क्या क्या काम किए थे, किस प्रकार अनजानी चीजों को देख करके इसने क्या प्रतिक्रिया दी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चूंकि इब्न बतूता भारत आया, इसको जो नई नई चीजें प्राप्त हुई, नए नए दृश्य, नई नई वस्तुएं इसने देखी, तो वो उसके लिए अनजानी थी और उनको जान करके उसने अपने लेख में के माध्यम से लिखा, अपने देश यहाँ से पत्र भेजे लिख करके कि जिनमें उसने बताया अनजानी वस्तुएं क्या थी। और यहाँ हम विद्यार्थियों हम आपको बताएंगे केवल 2 मुख्य वस्तुओं को उसने देखा था जिनका उल्लेख हमारी NCERT भाग 2 में हमें से प्राप्त होता है। इनमें सबसे पहली वस्तु थी पान और नारियल, दूसरी थी नारियल। पान का पत्ता उसने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने लिखा कि पान का पत्ता अंगूर की बेल की तरह उगाया जाता है, जिस प्रकार हम अंगूर को उगाते हैं
अंगूर चूंकि पूरे विश्व भर में उगाया जाता है तो अंगूर से सभी परिचित हैं, लेकिन इसमें कोई फल नहीं लगता है और इसकी केवल पत्ती उपयोग में ली जाती है। और इसकी पत्ती के साथ उसने लिखा, पत्ती के साथ सुपारी ली जाती है और सुपारी का आकार जायफल की तरह होता है, जो कि एक मसाले के अंतर्गत आता है। इसके टुकड़े करके, इसको काट करके पान की पत्ती में रख करके चबाया जाता है। तो ये पान के पत्ते के बारे में लिखता है। दूसरी वो एक अज्ञात वस्तु के बारे में बात करता है, अनजाने को जानने की खोज में दूसरा वो बताता है नारियल का फल। तो नारियल के फल के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है यहां पर, मानव सिर जैसे गिरदार फल। क्या कहता है? नारियल का फल जो था मानव के सिर जैसा गिरदार फल था। चूंकि मानव का सिर होता है जिस पर बाल पाए जाते हैं, तो नारियल के ऊपर भी जटा पाए जाते हैं, तो उनको उसने तुलना की नारियल के फल की मानव के सिर से। और गिरदार का मतलब है नारियल के अंदर जो उसका नारियल के फल के अंदर उसकी गरी निकलती है, तो उस गरी को उसने बताया गिर, कि नारियल का फल है या मनुष्य का गिरदार, मानव सिर जैसे गिरदार फल के बारे में वो कहता है यहां पर। तो यहां देखें हम नारियल के बारे में उसने क्या कहा। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है, ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी है। वो कहता है ये नारियल के वृक्ष सबसे अनोखे और विस्मयकारी हैं, और ये खजूर की तरह बहुत लंबे होते हैं। जैसे खजूर का पेड़ होता है वैसे ही नारियल का पेड़ होता है। इनमें कोई अंतर नहीं है, मतलब खजूर में और नारियल में कोई अंतर नहीं बताता है इब्न बतूता। क्या कहता है? इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के, एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है, दूसरे से खजूर। वो कहता है एक से काष्ठ फल और दूसरे से खजूर, बस ये अंतर है और इनमें कोई अंतर नहीं है। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, और कहता है नारियल का जो वृक्ष होता है उसका जो फल निकलता है वो मानव के सिर से मेल खाता है। वो कहता है मानव के सिर जैसा उसका फल होता है नारियल का, जबकि खजूर का से हमें खजूर प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखें तथा एक मुख है। हम नारियल को अगर देखते हैं तो नारियल में दो आंखें और एक मुख, तीन निशान होते हैं उसके ऊपर, तो वो लगता है जैसे दो आंखें और एक मुख हो। और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है, और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। इस रेशे से रस्सी बनाते हैं। वो कहता है इसके ऊपर जो रेशा है, इसके ऊपर जो जटा है वो बालों जैसे दिखाई देते हैं, और यहाँ के लोग नारियल के रेशे से रस्सी बनाते हैं। और जहाजों को सिलने में उस रस्सी का प्रयोग, जहाजों को सिलने में, कील की बजाय जहाज को सिलने में इस रस्सी का प्रयोग करते हैं। ऐसा उसने नारियल के बारे में बताया, और कहता है इस रस्सी से वो बर्तनों को भी बांधने का काम करते हैं। इब्न बतूता इन बातों को कहने के बाद, ये पान का हम आपको बता चुके हैं, कहने के बाद इब्न बतूता क्या कहता है? इब्न बतूता और भारतीय शहर। तो इब्न बतूता भारतीय शहरों के बारे में यहां कुछ वर्णन करेगा, जिसमें हम देखेंगे कि यात्रा वृत्तांत से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो इब्न बतूता भारतीय शहरों के बारे में उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। उसने कहा कि भारत के शहर उन लोगों के लिए अवसरों से भरपूर हैं जिनके पास आवश्यक इच्छा शक्ति है, साधन है। इच्छा शक्ति का मतलब कुछ करने की इच्छा है, जिनके पास साधन है तथा कौशल, और जिनके पास कुशलता है, निपुणता है किसी विशेष क्षेत्र में, उनके लिए भरपूर अवसरों से उपलब्ध है हमारे शहर। ये शहर घनी आबादी, इब्न बतूता कहता है कि यहाँ के शहर घनी आबादी वाले हैं, जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। वो इब्न बतूता कहता है भारत के जो शहर है घनी आबादी से भरपूर है, और ये जो शहर हैं वो समृद्ध भी हैं। बस वो इतनी बात जरूर कहता है कि जितने बड़े बड़े शहर हैं इनमें हम कभी ना कभी किसी बाह्य आक्रमण से विध्वंस जरूर हुआ है, कि किसी आक्रमणकारी ने इन शहरों को उजाड़ दिया है, विध्वंस कर दिया है, ये जरूर हुआ है। यहाँ के शहरों के बारे में आगे इब्न बतूता बताते हैं, अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं। ज्यादातर भारत के जो शहर हैं वहां भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, और ये चमक दमक से भरे हुए शहर। यहाँ विविध प्रकार की वस्तुओं को बेचा जाता है और खरीदा जाता है। विविध प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुओं से भरे हुए ये शहर हैं।
इब्न बतूता ने यहां आकर के केवल एक शहर के बारे में ज्यादा उसका लेखों में उल्लेख मिलता है, और दूसरा स्वाभाविक है उसी के कंपेरिजन में था उसका भी मिलता है। इब्न बतूता चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का परिवर्तन किया था। जो राजधानी पहले दिल्ली हुआ करती थी, उस राजधानी को मोहम्मद बिन तुगलक ने महाराष्ट्र में स्थित दौलताबाद को राजधानी बना लिया था कुछ समय के लिए। तो इब्न बतूता दोनों शहरों का वर्णन करता है, और सबसे ज्यादा वो करता है दिल्ली का। दिल्ली के बारे में वो क्या लिखता है इब्न बतूता? बताता है कि दिल्ली शहर विशाल आबादी वाला और भारत का सबसे बड़ा शहर है। साथ ही साथ वो कहता है दौलताबाद भी कम नहीं था, जो कि महाराष्ट्र में है, दौलताबाद भी उसको कम नहीं मानता। दौलताबाद का नाम एक और नाम है उसका, देवगिरी भी उसको कहते दौलताबाद को। राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ था। तो दौलताबाद भी कम नहीं था, और आकार में दिल्ली को चुनौती देता है। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है, और दिल्ली के कंपेरिजन में, दिल्ली की तुलना में दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं है, जो दिल्ली को चुनौती देता है। हम दिल्ली के बारे में बाद में बताएंगे, पहले हम इसको आगे लेके जाते हैं। वो क्या कहता है, जो दिल्ली के बाजार की बात करता है, और दौलताबाद कहता है कि दिल्ली को चुनौती देता है। कहता बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के साधन स्थान नहीं थे। मतलब इब्न बतूता कहता है कि भारत के जो बाजार थे, जो वस्तुओं का विनिमय करना, अदला बदली करने के ही स्थान नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। मतलब बाजारों में केवल वस्तुएं खरीदी नहीं बेची जाती थी, बल्कि यहाँ सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां भी संपन्न होती थी। आगे वो लिखता है अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था। भारत के जितने भी बाजार थे, उन बाजारों में एक मंदिर और एक मस्जिद भी होती है, और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों, कुछ मंदिर या मस्जिदों में नर्तक यानी नाचने वाले, कुछ संगीतकार तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए एक स्थान भी चिन्हित होता था। मतलब एक बाजारों के बारे में वो कहता है बाजार ना केवल वस्तुओं के विनिमय के स्थान होते थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी यहां होती थी। उदाहरण के लिए वो कहता है यहां पर नर्तक, गायक, जो नाचने वाले होते हैं, गायक होते हैं, इस प्रकार के, और संगीतकार जो होते हैं, वो वहां पर अपने प्रदर्शन करने के लिए, अपने संगीत का प्रदर्शन करने के लिए, अपने नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए, इनके लिए कुछ स्थान चिन्हित होते थे। एक रंगमंच टाइप की बनी होती होगी मंदिर में या मस्जिद के पास या इन्हीं के आसपास, तो वहां से ये अपने गायन का या अपने नृत्य का प्रदर्शन करते थे। हर बाजार की ये विशेषता थी इब्न बतूता के अनुसार। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। मतलब इब्न बतूता भारत आया था तो वो ये नहीं चाहता था कि हम यहाँ के शहरों का ज्यादा वर्णन करें, उसमें ज्यादा रुचि भी नहीं थी। लेकिन जब उसने देखा, वो यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का तो वर्णन करना चाहता था, और जब देखा कि भारत के बाजार केवल वस्तुओं को खरीदने और बेचने या वस्तु के विनिमय के स्थान मात्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां और आर्थिक गतिविधियां भी संपन्न होती हैं, तब उसने उसका ध्यान बाजारों की तरफ जाता है। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। तो इतिहासकार कहते कि जो शहर थे वो अपनी जो संपत्ति होती थी उसका एक बड़ा भाग गांव से अधिशेष के रूप में ग्रहण करते थे। मतलब गांव से शहरों में संपन्नता आती थी, शहर गांव से अपने लिए कुछ धन प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था। मतलब जो भारतीय शहर अपना अधिशेष गांव से प्राप्त करते थे, तो निश्चित है कि गांव में धन ज्यादा होता था, और इसका कारण था भारत की जो भूमि थी वो उपजाऊ थी, और उपजाऊ भूमि होने के कारण गांव में कृषि अच्छी होती थी। इसलिए भारत के शहर गांव से अपना अधिशेष प्राप्त करते थे। शहर की संपन्नता का एकमात्र साधन गांव ही थे। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीपीय द्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों में बहुत मांग थी। तो वो कहता है कि भारत उपमहाद्वीप में जो उत्पादन होता था, यहां जिनका व्यापार होता था, इनकी मांग मध्य एशिया में बहुत ज्यादा होती थी। दक्षिण पूर्वी एशिया
मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में इन वस्तुओं की मांग होती थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। जब भारतीय मांग की माल मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में होती थी, तो जब यहाँ की वस्तुएं वहां जाती थी तो यहाँ के शिल्पकारों को और दस्तकारों को काफी लाभ होता था, क्योंकि ये वस्तुएं शिल्पकार और दस्तकारों के द्वारा ही बनाई जाती थी। इनमें क्या था, व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, भारत का कपड़ा बहुत फेमस था, हमने आपको बताई थी। ढाका में बनने वाली मलमल विश्व प्रसिद्ध मलमल थी। बहुत अच्छी किस्म की मलमल बनाई जाती थी, जिसकी मांग विदेशों में अच्छी खासी थी। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ़ लोग ही पहन सकते थे। हमारे यहाँ की जो महीन मलमल थी, ढाका में जो मलमल बनाई जाती थी, उतनी अच्छी क्वालिटी की थी, बहुत ज्यादा महंगी भी थी। इसको केवल धनवान लोग ही, धनाढ़ या शासक लोग ही खरीद पाते थे। इसके बारे में बताया जाता है कि ढाका की जो मलमल थी, एक हाथ की रिंग में या अंगूठी में से 16 मीटर मलमल को निकाल देते थे, इतनी पतली होती थी। या फिर यूं कहें कि 16 मीटर मलमल को एक माचिस की डिब्बी में रखा जा सकता था, इतनी अच्छी मलमल होती थी। और इसकी का उपयोग केवल शासक वर्ग या धनाढ़ लोग ही कर पाते थे, आम व्यक्ति इसका नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत महंगी हुआ करती थी। यहां हम बात करेंगे दिल्ली की। इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में क्या कहा है, तो हम यहां दिल्ली के बारे में देखें। इब्न बतूता के वर्णन में दिल्ली, जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली नाम से उद्धृत किया गया है, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं, उस काल के ग्रंथों में दिल्ली को दिल्ली कह करके संबोधित किया जाता था। इसका वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। इब्न बतूता दिल्ली का वर्णन करता हुआ कहता है, दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैली घनी आबादी वाला शहर है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है और घनी आबादी वाला शहर है। इस शहर को चारों ओर से, इसको सराउंडिंग, इसको एक प्राचीर से घेरा बनाया गया है। इसकी यानी एक दीवार थी, उससे इसको घेर लिया गया था, उसके अंदर बंद कर दिया गया था इसको। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, मतलब एक हाथ लगभग 20 इंच का होता है, तो 11 हाथ चौड़ी दीवार होती थी। इसको आसानी से भेदा ना जा सके, ये अभेद्य थी। और इस प्राचीर में जो चारों तरफ जो दीवार बनी थी दिल्ली शहर के, उस दीवार में सैनिकों के रहने के लिए जगह बनाई गई थी, सैनिकों का निवास उसमें था। साथ ही साथ उसमें सैनिकों के लिए हथियार, सैनिकों के लिए सामग्री या वो मशीनें जो देश की रक्षा करने में या उस दिल्ली की रक्षा करने में प्रयुक्त होती थी, उनको वहां रखा गया था। उनके संग्रहालय बनाए गए थे, उनके भंडार गृह भी वहीं थे। दिल्ली की जो दीवार थी, जो प्राचीर थी, उसके अंदर घुड़सवार हमेशा गश्त करते रहते थे, अंदर ही अंदर घुड़सवार घूमते रहते थे। जो प्राचीर थी, दिल्ली की जो प्राचीर थी, जिसकी चौड़ाई हमने बताया आपको लगभग 11 हाथ थी, उस प्राचीर, जो प्राचीर थी, उस प्राचीर में खिड़कियां बनी हुई थी और उन खिड़कियों के माध्यम से शहर को में हवा या प्रकाश उन्हीं खिड़कियों के माध्यम से जाता था। खिड़कियां बनी थी। साथ ही साथ इस प्राचीर में दरवाजे भी बने हुए थे। इस शहर में या इस प्राचीर में लगभग 28 दरवाजे थे। प्राचीर के ऊपर गुंबद बने हुए थे। इन गुंबदों के पीछे सैनिक छिप करके सामने शत्रुओं को देखते थे, या जब भी उन पर को वार करना होता था तो उन गुंबदों के ऊपर खड़े होकर के या गुंबदों में खड़े होकर के सैनिकों सामने वाले को देखते थे और दूर तक वो नजर रख पाते थे। इसमें 28 दरवाजे थे, लेकिन सबसे प्रमुख दरवाजा जो था इसका, उस दरवाजे का नाम था बदायूं दरवाजा। सबसे बड़ा दरवाजा था, इसका नाम था बदायूं दरवाजा। 28 दरवाजों में फेमस था ये और बड़ा भी था। मांडवी दरवाजा दूसरा आता है। मांडवी दरवाजा के भीतर एक अनाज मंडी थी। यहां एक मांडवी दरवाजा था और इसके भीतर अनाज की मंडी थी, जो सामान्यतः दिल्ली वासियों के लिए अनाज उपलब्ध कराती थी। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा था। तीसरा दरवाजा का उल्लेख करता है इब्न बतूता, उसका नाम है गुल दरवाजा और इसके पास में एक बगीचा था। इसमें एक बेहतरीन कब्रगाह भी है, मतलब
इब्न बतूता कहता है दिल्ली में एक बेहतरीन कब्रगाह भी है, और कब्रगाह का वर्णन वो कैसे करता है, जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाएंगे। जो कब्र बनाई थी, कब्रगाह थी, जहां कब्रिस्तान था, जहां लोगों को दफनाया जाता था, उन कब्रों के ऊपर अच्छी प्रकार की गुंबद बनाई जाती थी। और अगर जिन कब्रों पर गुंबद नहीं होती थी तो उन कब्रों के ऊपर मेहराब बना दी जाती थी। जिन कब्रों पर गुंबद नहीं, उन पर मेहराब बना दी जाती थी। साथ ही साथ कब्रगाह में कंदाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं, और फूल सभी मौसमों में खिलते हैं। यहां हम आपको एक कब्रगाह की बात करेंगे। ये कब्रगाह का एक चित्र है, यहां पर इब्न बतूता के यहां ने उसका वर्णन किया। साथ में दिल्ली का एक मेहराब दिखाया गया है। यहां पर एक मेहराब बनाया गया है, और इस मेहराब को यहां दिखाया गया है दिल्ली में कि किस प्रकार से मेहराब बना। जिन कब्रों पर गुंबद नहीं बनते थे, उनके ऊपर मेहराब बना दिए जाते थे। ये तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब है। दिल्ली में तुगलकाबाद है और वहां का ये मेहराब है। यहां से हम देखेंगे, ये हमारे यहाँ की जो मलमल है, भारत में जो के बाजार में जो मलमल बेच